सुबह उठकर ब्रश करते समय नोरा को अपने आसपास कुछ अजीब महसूस होता है। खतरा समझकर वह आसपास ध्यान से देखने जाती है। तब जो वह देखती है, उससे उसका दिल ठंडा पड़ जाता है। असल में नोरा इस समय समुद्र के कई हजार फीट नीचे है, जहां आज तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंची। समुद्र की इतनी गहराई में पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो 1 सेकंड से भी कम समय में इंसान के शरीर को कुचल कर पानी में मिला सकता है। इसी जगह समुद्र पर रिसर्च करने के लिए एक बेस या स्टेशन बनाया गया है, और उसी बेस के अंदर वो संगीत लोग रहते हैं। नोरा बताती है कि महीनों तक इतनी गहराई में रहने पर बाहर दिन है या रात यह समझना भी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो सपना और हकीकत में फर्क करना भी कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। नोरा यह बातें बता ही रही होती है कि अचानक पूरे बेस की लाइट्स अजीब तरह से ब्लिंक करने लगती है। क्या हो रहा है, यह देखने के लिए जैकेट पहनकर नोरा आगे बढ़ती है। तभी उसे पता चलता है कि ऊपर से पानी लीक हो रहा है, और यह दृश्य देखकर उसका दिल पूरी तरह ठंडा पड़ जाता है। समुद्र की इतनी गहराई में पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वह 1 सेकंड में इंसान की हड्डियों को पाउडर की तरह कुचल सकता है। लेकिन नोरा इसके बारे में ज्यादा सोच भी नहीं पाती कि अचानक बेस की दीवार टूट जाती है और अंदर पानी घुसने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए नोरा पूरी ताकत से दूसरे कॉरिडोर की तरफ दौड़ने लगती है और सो रहे दूसरे क्रू मेंबर्स को जगाने की कोशिश करती है। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर वहां मौजूद सभी लोग चिल्लाते हुए नोरा के पीछे दौड़ने लगते हैं। काफी कोशिश के बाद वह लोग एक दूसरे रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उस रूम के डोर का सिस्टम फेल हो चुका होता है, इसलिए वह किसी भी तरह लॉक नहीं हो रहा था। समय बर्बाद किए बिना नोरा जल्दी से अपने हाथों से उस डोर के सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक करने लगती है। तभी वह देखती है कि कई क्रू मेंबर्स पानी से लड़ते हुए अपनी जान बचाने के लिए उनकी तरफ दौड़ रहे हैं। नोरा चिल्लाकर उन्हें और तेज दौड़ने के लिए कहती है, लेकिन डोर तक पहुंचने से पहले ही समुद्र का पानी उन्हें पूरी तरह निगल लेता है। संगीत यह भयानक दृश्य देखकर उनमें से एक नोरा से कहता है कि जल्दी से डोर बंद कर दो वरना सब मर जाएंगे। आखिरकार नोरा फिर से बटन दबा देती है और आखिरी पल में जोरदार आवाज के साथ गेट बंद हो जाता है। कुछ ही सेकंड में सब कुछ फिर से अजीब तरह से शांत हो जाता है। थोड़ी देर बाद उनका एक साथी रोड्रिगो कहता है कि शायद कोई बड़ा भूकंप आया होगा वरना ऐसा होना मुश्किल है। इसके बाद वह लोग कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। मतलब कंट्रोल रूम से उनका पूरा संपर्क टूट चुका था। उसी समय उन्हें एक दिल दहला देने वाली अजीब आवाज सुनाई देती है। उन्हें लगता है जैसे बेस के बाहर कोई बहुत बड़ा रहस्यमय ऑब्जेक्ट पानी के संगीत अंदर हिल रहा है और अपने तेज नाखूनों से बेस की दीवारों पर वार कर रहा है। खतरा बढ़ सकता है, यह सोचकर नोरा और रुद्रगो देर किए बिना इसके पॉड्स की तरफ निकल पड़ते हैं। टूटे फूटे बेस के अंदर से गुजरते हुए वह किसी तरह सर्वर रूम तक पहुंचते हैं और खराब हो चुके कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करने लगते हैं। लेकिन तभी वही डरावनी तेज आवाज फिर से पास से सुनाई देती है। अब उन्हें शक होने लगता है कि यह कोई सामान्य भूकंप नहीं हो सकता। नोरा सिस्टम का डाटा चेक करके देखती है कि पूरा बेस ताश के घर की तरह टूट कर गिर चुका है। सिर्फ कुछ ही हिस्से किसी तरह टिके हुए हैं। इसके बाद नोरा और रुद्रगो एस्केप पॉड की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। टूटे फूटे बेस के अंदर से रेंगते हुए वह लोग रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं। तभी पीछे से कोई दर्द भरी आवाज में चिल्लाता है, मुझे बचाओ। नोरा पीछे मुड़कर देखती है कि उनका साथी पॉल मलबे के नीचे दबा हुआ है। नोरा और रुद्रगो मिलकर काफी कोशिश के बाद उसे बाहर खींच लेते हैं। संगीत अब तीनों मिलकर एस्केप की तरफ बढ़ने लगते हैं। आगे का रास्ता इतना तंग हो चुका होता है कि उन्हें रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। सबसे आगे नोरा होती है। अचानक उसकी नजर एक डेड बॉडी पर पड़ती है। उस आदमी की आंखें अभी भी खुली हुई थी और उनमें इतना डर था कि लगता था मरने से ठीक पहले उसने कोई बहुत डरावनी चीज देखी थी। यह दृश्य देखकर उनके मन में डर बैठ जाता है कि शायद समुद्र की गहराई में कोई भयानक चीज जाग चुकी है
जो इंसानी कल्पना से भी बाहर है। काफी मुश्किलों के बाद वह लोग आखिरकार पौध रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पौध रूम में पहुंचकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां एक भी एस्केप पौध नहीं बचा था। वहां संगीत सिर्फ कैप्टन लुसियन खड़े थे, लेकिन डोर लॉक होने की वजह से वह अंदर फंसे हुए थे। नोरा किसी तरह बाहर से डोर खोल देती है। बाहर आने के बाद कैप्टन बताते हैं कि जितने भी पॉड्स थे उनमें बाकी क्रू मेंबर्स को पानी की सतह की तरफ भेज दिया गया है। अब उन्हें किसी भी तरह सबमर्सिबल रूम तक पहुंचना होगा। नोरा कैप्टन से कहती है कि पूरा बेस लगभग नष्ट हो चुका है। उन्हें यह भी नहीं पता कि कितने लोग अभी जिंदा है या वह खुद बच पाएंगे भी या नहीं। नोरा फिर कैप्टन से पूछती है कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। क्या यह सच में भूकंप है या कुछ और? कैप्टन कहते हैं कि अपनी जिंदगी में उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है, लेकिन अब उन्हें मिलकर इस स्थिति का सामना करना होगा। इसके बाद वह लोग कंट्रोल रूम की तरफ जाते हैं, जहां एमिली और स्मिथ पहले से ही बाहर की दुनिया से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं से भी कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। ऊपर से कंट्रोल रूम को बार बार ऐसे झटके लग रहे थे जैसे बाहर से कोई बहुत बड़ा चीज पूरे बेस को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही हो। नोरा सिस्टम चेक करके बताती है कि बेस के ऊपर वाले सभी फ्लोर्स और कूलिंग टावर पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, लेकिन असली खतरा बेस संगीत का कोर है, जो पूरे बेस को पावर सप्लाई देता है। वो किसी भी समय फट सकता है। अगर कोर फट गया तो धमाका इतना भयानक होगा कि एक पल में पूरा रिसर्च स्पेस राख बन जाएगा। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि बाकी एस्केप पॉड्स पहले ही टूटकर नष्ट हो चुके हैं। जब सब लोग अपनी निश्चित मौत मानकर उम्मीद छोड़ने लगते हैं, तभी कैप्टन कहते हैं कि उनके पास एक आखिरी मौका है। उन्हें बेस के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा जहां ड्रिलिंग का काम चल रहा था। शायद वहां उन्हें कोई पर मिल जाए। कैप्टन की यह बात सुनकर पॉल कहता है कि वह ड्रिलिंग साइट यहां से करीब 1.5 किमी दूर है। ऐसे हालात में वह वहां कैसे पहुंचेंगे? इसी बातचीत के दौरान स्मिथ को ड्रिलिंग साइट से आया आखिरी सिग्नल मिलता है, लेकिन उसे सुनकर सबकी आवाज डर से सूख जाती है, क्योंकि उस सिग्नल में सिर्फ लोगों की दर्द भरी चीखें और किसी भयानक जानवर की डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। इसी बीच अचानक तभी पूरा बेस फिर से अजीब तरीके से कांपने लगता है। ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में छिपा कोई दानव पूरे स्टेशन को खिलौने की तरह तोड़ देना चाहता हो। पॉल निराश होकर कहता है कि उन्हें इतनी गहराई तक ड्रिलिंग नहीं करनी चाहिए थी। शायद उन्होंने किसी ऐसे शैतान को जगा दिया है जिसे छेड़ना ही नहीं चाहिए था। कोई और रास्ता न होने की वजह से सब लोग भारी अंडर वाटर सूट्स पहन लेते हैं। अब यह सूट्स ही उनकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही वह समुद्र की गहराई में कदम रखते हैं, अचानक रुद्रगो के हेलमेट में दरार पड़ जाती है। पानी के भयानक प्रेशर से पलक झपकते ही उसका पूरा शरीर फटकर चकनाचूर हो जाता है। अपने साथी की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर कोई भी खुद को संभाल नहीं पाता। नोरा जब इस काले गहरे समुद्र की तरफ देखती है, तो उसे लगता है कि यह सन्नाटा अंतरिक्ष से भी ज्यादा डरावना है। साथी को खोने का दुख और मौत का डर लेकर वह किसी तरह कार्गो लिफ्ट की छत पर कूदते हैं और उसके अंदर घुस जाते हैं। तब कैप्टन सबको बताते हैं कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके इस बेस से दूर जाना होगा, क्योंकि यह किसी भी समय ज्वालामुखी की तरह फट सकता है। इसके बाद लिफ्ट उन्हें लेकर समुद्र की ओर भी गहराई में उतरने लगती है। तभी लिफ्ट की स्क्रीन पर किसी पर से मदद का सिग्नल दिखाई देता है। कैप्टन जल्दी से लिफ्ट रोक देते हैं और पॉल व स्मिथ को कहते हैं कि जो भी यह सिग्नल भेज रहा है उसे ढूंढ कर लाओ। दोनों फिर से भारी अंडर वाटर सूट्स पहनकर पानी में उतर जाते हैं, लेकिन बाहर इतना घना अंधेरा होता है कि सूट की लाइट से भी ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता। आगे बढ़ते हुए स्मिथ को महसूस होता है कि अंधेरे में कोई चीज शायद उनका पीछा कर रही है। किसी तरह वह उस स्पॉट तक पहुंच जाते हैं जहां से सिग्नल आया था, लेकिन पास जाकर देखते हैं कि पूरा रास्ता किसी अजीब चिपचिपे पदार्थ से ढका हुआ है। उन्होंने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। पर के अंदर किसी को ना पाकर वह आसपास तलाश करने लगते हैं। तभी उन्हें केबल्स, संगीत,
में उलझा हुआ अपने एक साथी का डेड बॉडी मिलता है। यह देखकर कैप्टन तुरंत उन्हें वापस अंदर आने का आदेश देते हैं। लेकिन उसी समय पॉल और स्मिथ देखते हैं कि उस डेड बॉडी की पीठ के अंदर कुछ जिंदा हिल रहा है। वह कुछ समझ पाते उससे पहले ही उसकी पीठ से बिजली की रफ्तार से एक अजीब जानवर बाहर निकलकर पॉल पर हमला कर देता है। हालांकि स्मिथ किसी तरह उस छोटे क्रिएचर को मार देता है। उस क्रिएचर को साथ लेकर वह लोग फिर से लिफ्ट में वापस आ जाते हैं। पॉल बताता है कि यह जीव उस डेड बॉडी को नोचन नोच कर खा रहा था। एमिली जब उस क्रिएचर को देखती है तो उसे उसके आसपास तेज नुकीले पंजे दिखाई देते हैं। तब एमिली कहती है कि शायद ड्रिलिंग के दौरान उन्होंने गलती से ऐसा कोई गड्ढा खोल दिया है। संगीत, जहां पहले से ही अजीब और खतरनाक जीव रहते थे और अब उनकी वजह से वह गुस्से में आ गए हैं। एमिली की यह बात चल ही रही होती है कि अचानक लिफ्ट की सारी लाइट्स बंद हो जाती है। नोरा किसी तरह सिस्टम को फिर से ठीक करने लगती है। लेकिन जैसे जैसे लिफ्ट नीचे उतरती है, बाहर से कोई बड़ा जीव उसे जोर जोर से धक्का देने लगता है। तभी पॉल की नज़र टेबल पर रखे उसी छोटे क्रिएचर पर पड़ती है। वह सोचने लगता है कि क्या बाहर उसका मां है। शायद उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। भयानक झटकों के बीच लिफ्ट के अंदर सभी लोग पत्थर की तरह चुप खड़े रहते हैं। चारों तरफ इतनी गहरी खामोशी होती है कि उन्हें अपनी धड़कन तक साफ सुनाई देती है। उसी समय कैप्टन जब लिफ्ट की छत के कांच पर टॉर्च की रोशनी डालते हैं तो अचानक एक विशाल का एक क्रिएचर उस कांच पर जोर से हमला कर देता है और वह किसी दानव जैसे इंसान की तरह दिख रहा था। सब लोग बुरी तरह डर जाते हैं। तभी अगले ही पल बेस के ऊपर वाले हिस्से में जोरदार एक्सप्लोजन हो जाता है। रोशनी इतनी तेज होती है कि लगता है जैसे समुद्र की गहराई में अचानक सूरज निकल आया हो। इस धमाके के झटके से लिफ्ट के मोटे केबल्स टूट जाते हैं और लिफ्ट तेजी से नीचे गिरने लगती है। इसलिए सभी लोग जल्दी से अपने हेलमेट्स पहन लेते हैं। लिफ्ट समुद्र की तलहटी से टकराने से पहले ही वो लोग बाहर कूद जाते हैं। लेकिन एक्सप्लोजन की वजह से ऊपर से ब्रिज के भारी लोहे के टुकड़े और मलबा बारिश की तरह गिरने लगता।